नमस्कार, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री और खुद को अजय मानने का दम भरने वाले ट्रंप की लगता है हालत खराब है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बड़े दावों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन करीब 35 दिन बाद तस्वीर धुंधली दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक 2 अप्रैल को ऐलान कर दिया कि 2-3 सप्ताह में जंग खत्म कर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल कर चुका है। लेकिन ये लक्ष्य क्या थे और क्या वाकई पूरे हो पाए, कुछ भी साफ नहीं है। जमीन पर मिल रहे संकेत अलग कहानी कहते हैं। अरबों डॉलर का सैन्य नुकसान, एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा, एयरक्राफ्ट कैरियर पर निशाना और खाड़ी देशों से इजराइल तक लगातार जारी हमले। और इन सब के बीच ही ट्रंप का जंग से पीछे हटने के ऐलान से ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका एक बार फिर से अधूरा मिशन छोड़कर भाग रहा है, क्योंकि इतिहास में उसके सामने वियतनाम और अफगानिस्तान युद्ध का उदाहरण भी है, जहां अमेरिका को अधूरी जंग छेड़नी पड़ी। सवाल सीधा है, क्या ईरान में भी वही कहानी दोहराई जा रही है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? आगे हम इसी विरोधाभास की पड़ताल करेंगे। अमेरिका की ताकत के दावे और पीछे हटने की हकीकत के बीच का सच जानेंगे। हम जानेंगे कि अमेरिका को करीब 35 दिनों में ईरान ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। अमेरिका को हुआ नुकसान सिर्फ सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर है या कूटनीतिक तौर पर वो मात खा रहा है, और यह भी कि ग्लोबल ऑर्डर तय करने वाली कूटनीति अब कौन सी नई करवट ले रही है। तो शुरुआत करते हैं ट्रंप के कुछ बड़बोले दावे और उसकी हकीकत के साथ, और देखिए उसमें कितना बड़ा फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी और मिसाइल क्षमता 90% तबाह हो गई। ट्रंप का ही खुफिया विभाग मान रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट अब भी सुरक्षित हैं और उसके मिसाइलों का जखीरा अभी 50% बचा हुआ है। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित है, वहां भी ट्रंप गलत साबित हुए। हकीकत तो यह है कि क्रूड ऑयल $110 के करीब बना हुआ है और सप्लाई चेन लगभग ठप है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रिजिम चेंज हो गया। हकीकत यह है कि अब भी ईरान में IRGC की ही सत्ता है। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दी गई। तो फिर सवाल है कि ईरान कैसे आज भी अमेरिका के आधुनिक विमानों को जमीन पर गिरा रहा है। इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या वाकई कोई महाअभियान था या सिर्फ एक चुनावी स्टंट था, जिसमें ट्रंप का हर दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा। क्योंकि 1 महीने की भीषण बमबारी, हजारों टन बारूद और अरबों की तकनीकी के बावजूद लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा, और जंग की जमीनी हकीकत ट्रंप के दावे को चुनौती दे रही है। फिर भी ट्रंप जंग छेड़ने को यानी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it there's will no be reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत 3 बड़े वादों के साथ हुई थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करना और तेहरान में सत्ता परिवर्तन। लेकिन ईरान के नतांज और फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर पहाड़ों के इतने नीचे हैं कि बमबारी से उन्हें मामूली नुकसान ही पहुंच पाया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स को और नेवी को हमने बर्बाद कर दिया है और हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर दी है। लेकिन उन्हीं की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि उसका 50% मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं, मिसाइल्स हैं और कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, वो सारे के सारे कायम हैं और उनकी लोकेशन को भी अमेरिका को और इसराइल को नहीं समझ आ रहा। और साथ ही साथ जब वो कहते हैं कि हमने एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया है, आए दिन ईरान जो है इसराइल के हवाई जहाज़ों को मार रहा है। अमेरिका के कल उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर को मारा, एक F-35 को गिराया, एक F-15 को गिराया और उनके क्या कहते हैं 2 रीपर ड्रोन्स को गिराए। तो ऐसे में ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है। और इस हकीकत के बीच ही अमेरिका ने युद्ध से निकलने का ऐलान भी कर दिया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे तो मौजूदा हालात के तार 1975 के साइगोन वियतनाम युद्ध से जुड़ते हैं, जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर छतों से लोगों को लेकर भाग रहे थे।
हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की ये तस्वीरें दरअसल ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड का हिस्सा थे, जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निकासी अभियान था। वजह थी उत्तर वियतनाम की कम्युनिस्ट सेना ने तब के साइगोन शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। अमेरिकी दूतावास की छत पर फंसे सैकड़ों लोगों को उस दौरान इसी तरीके से बचाया गया था। तब सी नाइट हेलीकॉप्टर हार का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए थे। वियतनाम युद्ध में हार ने अमेरिका के मनोबल पर बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी, जिसे वियतनाम सिंड्रोम कहा गया, जहां अमेरिका ने करीब अपने 58,000 सैनिक खो दिए और एक महाशक्ति को एक छोटे से विकासशील देश के सामने घुटने टेकने पड़े। इस हार के बाद दशकों तक अमेरिकी जनता किसी भी विदेशी युद्ध में अपनी सेना भेजने के खिलाफ रही थी। लेकिन साल 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के ऊपर सबसे बड़े आतंकी घटना ने फिर से अमेरिका को युद्ध में खींचने की जमीन तैयार कर दी। साइगोन और काबुल दोनों ही मामलों में अमेरिका ने जिन स्थानीय सरकारों का समर्थन किया, दोनों ही मामलों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह अनुमान लगाने में फेल रही कि दुश्मन कितनी तेजी से राजधानी पर कब्जा कर लेगा। तो 1975 में साइगोन में अमेरिकी दूतावास की छत से रेस्क्यू और 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर विमानों से लटकते लोग, ये दोनों ही तस्वीरें नाकामी के बाद अमेरिकी एग्जिट स्ट्रेटजी का चेहरा बन गई। अमेरिका ने काबुल से अपनी सेना को पूरी तरह हटाने के लिए 31 अगस्त 2021 की समय सीमा तय की थी, लेकिन तालिबान ने तेजी दिखाते हुए 15 अगस्त 2021 को ही काबुल पर कब्जा जमा लिया था। जैसा ही तालिबान शहर में घुसा, जैसे ही हजारों अफगान नागरिक और विदेशी नागरिक देश छोड़ने के लिए हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर भागे। दुनिया ने वो भयावह तस्वीरें देखी जिनमें लोग उड़ते हुए अमेरिकी सैन्य विमानों के टायरों और पंखों से लटके हुए थे और ऊंचाई से गिरकर उनकी मौत हो गई। अमेरिकी सैनिकों ने रनवे पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवा में गोलियां भी चलाईं। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और स्थानीय समर्थन से जीते जाते हैं। वियतनाम की हार ने अमेरिका को यही सबक सिखाया, जिसे वो अफगानिस्तान में भूल गया, और आज लगता है कि 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के वक्त भी अमेरिका इतिहास का सबक भूल गया था। कि अमेरिका जो है वियतनाम में बुरी तरह से हारा, इराक में 8 से 8 साल रहा और किस बात अपनी इज्जत को बचा के भागा वहाँ से। 16 साल रहा अफगानिस्तान में, किस शर्मनाक तरीके से वहाँ से निकला वो सारी दुनिया देखती है। दोनों जगह में जहाँ उन्हें इन्वॉल्व हुए अमेरिकन्स, चाहे वो वियतनाम में हुए, चाहे वो इराक में हुए, चाहे लीबिया में हुए, चाहे इंस्टेबिलिटी हो गई, बड़े पैमाने पर वहाँ आतंकवाद फैला। ऐसे में इधर भी अमेरिका जो है एक किस्म से ईरान को अपना वेपन्स का टेस्टिंग ग्राउंड समझ रहा है, अपने आप को अमीर करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका को सिर्फ तबाही मचाने की आदत हो गई है, क्योंकि वियतनाम में साम्यवाद खत्म नहीं हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान नहीं खत्म हुआ, और अब ईरान में खामेनेई के बाद भी उनकी सत्ता IRGC की ताकत जस की तस बनी हुई है। रेजिम चेंज का सपना देखने वाले ट्रंप अब शांति दूत बनकर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ने जा रहे हैं एक ऐसे जख्मी ईरान जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर बनकर उभरेगा, क्योंकि उसके पास अमेरिका को भगाने का आत्मविश्वास भी होगा और ट्रंप अब सिर्फ धमकियों से काम चलाते दिख रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, ईरान किसी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने 40 लीडर्स को मार दिया, खमेनी को मार दिया, लेकिन उनकी सत्ता फिर भी कायम है और IRGC की पकड़ जो है और भी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और भी ज़्यादा कट्टरपंथी हुकूमत आ गई है और किसी प्रकार से वो अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका के 48 घंटे की सीज़ फायर को भी उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हम किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं करना चाहते अमेरिका के साथ में, और साथ ही साथ कल ईरान ने यह भी घोषित कर दिया है कि अगर सीज़ फायर हो जाती है, परमानेंट सीज़ फायर, युद्ध ख़त्म भी हो जाता है, तभी भी वो किसी हालत में आने वाले समय में कभी भी अमेरिका के और इसराइल के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे, जबकि बाकी सारी दुनिया के जहाज़ों को इजाज़त दे देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें दुनिया का पुलिसमैन बनने की आवश्यकता नहीं, हमने उन्हें सबक सिखा दिया, हम वहां रुककर अपने सैनिकों का खून और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ पैसा बचाने की कवायद है, या फिर इस एपिक फ्यूरी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को वो नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई में वक्त लगेगा? तो अब देखिए कि 35 दिनों में ईरान ने किस तरह अमेरिकी मिलिट्री पावर की चूल्हे हिला दी। पहले देखिए कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कितने बम बरसाए। 400 के करीब टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें गिराई गई। इसके अलावा एयर ड्रॉप बम करीब 3000 बरसाए गए।
250 से 300 के बीच करीब करीब स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन की मदद से करीब 300 स्ट्राइक भी की गई। यानी कुल मिलाकर कई हजार हमले बताया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद ईरान टूटा नहीं। युद्ध केवल सरहदों पर नहीं बल्कि तिजोरियों में भी लड़ा जाता है। और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने जो ये हजारों बम गिराए हैं उस पर तो कई मिलियन डॉलर का खर्च हो गया। ऊपर से इन बमों को गिराने के लिए जिन विमानों, ड्रोन और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ, ईरान ने उन्हें भी जमीन पर गिरा दिया, जो अमेरिका के लिए बड़ा लॉस है, बड़ा घाटा है। अब इसका गुणागणित भी आपको समझाते हैं। ईरान के दावों के मुताबिक 4 F-15 विमान मार गिराए गए और इस एक विमान की कीमत करीब करीब 600 करोड़ रुपए है। इसका मतलब 4 विमान पर भारतीय करेंसी में अमेरिका ने 2400 करोड़ रुपए गंवा दिए। इसके बाद F-16 विमान मार गिराने का दावा है, ये 2 गिराए गए और एक विमान की कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए है। इस तरह से 2 F-16 विमान पर अमेरिका ने 1500 करोड़ रुपए गंवा दिए। अमेरिका ने बमबारी के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन का भी खूब इस्तेमाल किया, लेकिन उसके 12 से 15 ड्रोन मार गिराए गए। एक ड्रोन की कीमत करीब 250 करोड़ है, तो इस पर 15 ड्रोन अगर आप जोड़ लीजिए तो 3800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा एक आवास यानी विमान गिराया गया जिसमें 270 करोड़ रुपए का नुकसान। इसके अलावा एक KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान तबाह हुआ जिस पर अमेरिका के 560 करोड़ रुपए स्वाहा हुए। और ताज़ा हमला शुक्रवार को किया गया जिसमें कुवैत में कैंप बोहरिंग पर ईरानी हमले में अमेरिकी सेना के 2 बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इस एक हेलीकॉप्टर की कीमत 460 करोड़ रुपए के बराबर है, मतलब 920 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान। इस तरह अमेरिका को अब तक 9500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। खाड़ी देशों में तैनात मिसाइलों पर हमले में 6500 करोड़ का नुकसान। युद्ध संचालन की लागत में 25,000 करोड़ रुपए और कुल अनुमानित नुकसान की अगर बात करें तो 41,000 करोड़ रुपए हो गया, जिसने वॉशिंगटन के बही खाते को भी लहूलुहान कर दिया। तो साथ ही अमेरिका की सुपर पावर वाली साख को भी गहरा झटका पहुंचाया है। खासकर पिछले 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। एक F-15E विमान, एक A-10 विमान और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है और बाकायदा ईरान उसके सबूत भी पेश कर रहा है। 2 अप्रैल को एक अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान ईरान के भीतर ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया। IRGC की एयर डिफेंस सिस्टम ने विमान को हिट किया और उसके बाद विमान के मलबे के टुकड़े भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे। विमान के विंग और टेल के हिस्से को अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा। विमान में 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया जबकि दूसरा अभी भी लापता है और उसके ईरान में कहीं छिपे होने की आशंका है। अमेरिकी पायलट की तलाश के लिए ईरान ने इनाम का भी ऐलान किया है और अपने लापता पायलट की तलाश में अमेरिका भी जुटा हुआ है। इस काम के लिए अमेरिकी सेना ने 2 HH-60W हेलीकॉप्टर्स को लगाया है। ईरानी गोलाबारी की चपेट में आ गए, हालांकि क्रू सुरक्षित हैं, जिसके बाद वो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। ये हेलीकॉप्टर तो बच गए, लेकिन कुवैत में कैंप बोहरिंग पर हुए ईरानी हमलों में अमेरिकी सेना का एक बोइंग CH-47 चिनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पायलट की चिंता करते हुए अमेरिका की एक महिला ने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया और पायलट के सुरक्षित होने के लिए प्रार्थना करने को कहा। इस पर पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावास ने तीखा रिएक्शन दिया, जिसमें लिखा गया, आपके बेटे को ईरान की कस्टडी में रहने की तुलना में ट्रंप के साथ ज्यादा खतरा है। दुआ करो कि वो ईरान को मिल जाए, ना कि US रेस्क्यू टीम को। ईरानी एम्बेसी ने भी लिखा कि ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है ईरान की, हम कैदियों के साथ सम्मान से पेश आते हैं। लेकिन ये सब तो हुई आर्थिक नुकसान और अमेरिका के साथ को हुए नुकसान की बात, लेकिन अमेरिका को मानव नुकसान भी हुआ है। 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे जाने की खबर है। हालांकि दोनों पक्ष गलत और बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहे हैं। असली नुकसान तो जंग के बाद ही साफ हो पाएगा। अब अमेरिका के अगले नुकसान की बात करें तो जो बारूद से नहीं तेल के खेल से जुड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज की घेराबंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया है, जिस समुद्री इलाके से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, ईरान ने परमानेंट बंद करने की धमकी दे दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। इसका असर सिर्फ भारत जैसे विकासशील और ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी जनता की जेब पर भी पड़ा है। अमेरिका में
गैसोलीन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाने वाले ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा पॉलिटिकल शॉक है। जब मिडिल क्लास अमेरिका को 1 गैलन तेल के लिए 2 गुना दाम चुकाना पड़ा तो ट्रंप के गोल्डन एज के दावे हवा होने लगे। अमेरिका महंगाई के दौर में फंसना शुरू हो गया है। वहाँ भी जो फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट काफ़ी गिर गई है। वहाँ भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं। ग्रोसरी के लिए जब लोग जाते हैं तो ग्रोसरी की कीमत जो है, जो रोज़ आपको वेजिटेबल्स और सब्जियां वगैरह चीज़ें चाहिए, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में अमेरिका तो फासले में फंस गया है। अमेरिका इस जंग में जीत नहीं सकता। ईरान ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर समझौता होता है तो उनकी शर्तों पर होगा। वो किसी प्रकार से अमेरिका की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए सवाल है कि जंग रोकने का ट्रंप का फैसला अचानक हुआ हृदय परिवर्तन या किसी कूटनीति का हिस्सा है, या फिर गिरती हुई रेटिंग और बढ़ती हुई महंगाई ने सुपर पावर के हाथ बांध दिए हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर नवंबर के चुनाव जीतने हैं तो उन्हें वॉर हीरो नहीं बल्कि इकोनॉमी के मोर्चे पर विनर बनकर उभरना होगा। हाल ही में हुए नो किंग्स प्रोटेस्ट ने भी बता दिया कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी का मीटर डाउन हो रहा है और अंत में ट्रंप ने वही किया जो एक बिजनेसमैन करता है, नुकसान देखकर सौदे से बाहर निकलना। लेकिन इस एग्जिट ने दुनिया भर में अमेरिका के सुपर पावर छवि को जो चोट पहुंचाई है उसकी कीमत क्या होगी, अब आगे देखिए। तो इसी जंग का एक साइड इफेक्ट है नाटो पर बढ़ता ट्रंप का गुस्सा। 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में बम फोड़ा था, जिसकी गूंज पूरे यूरोप में सुनाई दे रही थी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे, और सबसे पहले ट्रंप का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। तो उन्होंने जो कहा था वो हम आपको बताते हैं। मैं तो कहूंगा कि इस पर दोहरा विचार करने की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे नाटो कभी पसंद नहीं रहा, मैं कभी नाटो से प्रभावित नहीं हुआ। मुझे हमेशा से पता था कि वो सिर्फ कागजी शेर हैं, और वैसे ये बात पुतिन भी जानते हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका को अब नाटो से बाहर करना ही होगा और अब इस पर कोई पुनर्विचार की जरूरत भी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बर्बादी से पैदा हुआ संगठन नाटो 7 दशक से ज्यादा पुराना है। एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसने 7 दशकों तक दुनिया की महाशक्तियों को एक सूत्र में बांधे रखा। लेकिन अब लगता है कि वो कवच कमजोर पड़ रहा है। अब ट्रंप के इस बयान से जुड़े 5 बड़े सवाल भी आपको दिखाते हैं। क्या नाटो अब सिर्फ कागजी शेर रह गया है? ईरान के वार ने पश्चिम की एकता को भी तोड़ दिया है। बिना किसी मिसाइल के रूस का मकसद पूरा हो गया। रूस के खिलाफ यूरोप का रक्षा कवच क्या खत्म हो जाएगा? और चीन को ताइवान पर कब्जे का खुला रास्ता इससे क्या मिल जाएगा? आगे इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द नाटो के वर्तमान, इतिहास और भविष्य की बातें करते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन में मौजूद थे। यूक्रेन हमारी समस्या नहीं थी, लेकिन वो एक इम्तिहान था और हम उसके लिए वहां मौजूद थे, और हम हमेशा उनके लिए वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे लिए मौजूद नहीं थे। यानी ट्रंप यूक्रेन के सहयोगियों से पूरी तरीके से बिफरे हुए हैं। आखिर ट्रंप इतने नाराज क्यों हैं? इसकी जड़ में है नाटो की फंडिंग और वफादारी का मसला। ट्रंप का कहना है कि जब यूक्रेन की बारी आई तो अमेरिका सबसे आगे खड़ा था, लेकिन जब ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका को अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ी तो नाटो देशों ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका इस गठबंधन में सबसे ज्यादा पैसा झोंकता है, लेकिन ट्रंप के मुताबिक बदले में उसे केवल धोखा मिल रहा है। इसी टीज के साथ ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर नाटो उनके साथ नहीं है तो अमेरिका को भी नाटो की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को यूरोप की वाकई जरूरत नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार नेटो की बुराई कर रहे हैं, नेटो को कवर्ड यानी डरपोक ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, दुनिया के कई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट यह आकलन लगा रहे हैं कि शायद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नेटो से टूटकर अलग हो जाएगा। ऐसा शायद ना हो, क्योंकि नेटो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ी चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप तो और 2-3 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे नहीं। अमेरिका में पेंटागन को मालूम है, अमेरिका के विदेश विभाग को मालूम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मालूम है कि नेटो की क्या अहमियत है। और इसी बीच खबर है कि 8 अप्रैल को नाटो चीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होने वाली है। लेकिन फिलहाल तो नाटो का भविष्य अधर में दिख रहा।
इतिहास गवाह है कि जंग हमेशा गोलियों से नहीं जीता जाता। कभी कभी दुश्मन की अंदरूनी फूट घातक मिसाइलों से भी ज्यादा घातक होती है। सोवियत संघ के पतन के बाद से ही पुतिन का केवल एक ही मिशन रहा, नाटो के विस्तार को रोकना और उसे अंदर से खोखला कर देना। आज ट्रंप की धमकी ने रूस के उस सपने में नई जान फूंक दी। अगर अमेरिका इस गठबंधन से हटता है तो नाटो कोमा में चला जाएगा और यह रूस के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। रूसी मीडिया में अब खुलेआम चर्चा हो रही कि ट्रंप अनजाने में ही सही लेकिन रूस का वो काम कर रहे हैं जो रूस के हजारों जासूस दशकों में नहीं कर पाए। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा दरअसल यूरोप के लिए अमेरिका आउट का संकेत बन गया है। अगर नाटो पूरी तरीके से टूटा तो दुनिया का नक्शा कैसा होगा? क्या फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यूरोप के लिए सुरक्षा की नई दीवार खड़ी कर पाएंगे? और अब बात करते हैं क्या है उससे अलग होने पर उसका नियम क्या कहता है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सामूहिक सुरक्षा के लिए की थी। इसका मूल सिद्धांत आर्टिकल 5 है जिसका अर्थ है किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। आज इसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हैं, लेकिन क्यों? नाटो से निकलना अमेरिका के लिए सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट भर का काम नहीं, इसका असर अमेरिका ग्लोबल पावर वाले देश की इमेज पर भी पड़ सकता है। अब समझिए नाटो की सदस्यता छोड़ने की प्रक्रिया आखिर क्या है। नाटो की आर्टिकल 13 में बाहर निकलने की प्रक्रिया का जिक्र है। पहले तो 20 साल तक बाहर नहीं निकलने की शर्त थी। इस लिहाज से 1969 के बाद किसी भी सदस्य देश को बाहर निकलने का अधिकार मिल गया, लेकिन इसके लिए उस देश को 1 साल पहले लिखित सूचना अमेरिकी सरकार को देनी होती है। इसके बाद अमेरिका इस सूचना को दूसरे सभी सदस्य देशों को बताता है। नोटिस देने के ठीक 1 साल बाद देश नाटो से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इस पर कोई और मंजूरी या बहस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहां तक तो सब मुमकिन दिखता है, लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि क्या अमेरिका के लिए नाटो को छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा? क्या सारा नुकसान यूरोप का ही है? तो जवाब है नहीं। नुकसान अमेरिका को भी होगा। यह रणनीतिक नुकसान होगा। अमेरिका की करीब 1 लाख सैनिक यूरोप में तैनात हैं। यह मिलिट्री बेस बिना नाटो गठबंधन के नहीं चल सकते। अगर अमेरिका नाटो से निकल गया तो वो लॉजिस्टिक, रिफ्यूलिंग और ऑपरेशंस महंगे और मुश्किल उसके लिए हो जाएंगे। नाटो का ग्लोबल नर्वस सिस्टम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम है। लोकल इंटेलिजेंस शेयरिंग से रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों की खुफिया जानकारी साझा होती है। इसके बावजूद अमेरिका नाटो से निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? जवाब है कांग्रेस में दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, नाटो को अमेरिकी सुरक्षा का आधार मानती हैं। लिहाजा नाटो से एग्जिट होने का बिल सीनेट से पास होना लगभग नामुमकिन होगा। इसीलिए ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप के नाटो छोड़ने के दावे पूरी तरीके से खोखले हैं क्या? वैसे भी नाटो से अमेरिका के निकलने पर सबसे बड़ी जीत रूस और चीन की होगी। यह भी रणनीतिक तौर पर अमेरिका के खिलाफ जाएगा, क्योंकि पश्चिम की वो सामूहिक एकता जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चीन और रूस के विस्तारवाद को रोके हुए थी, वो एक फैसले से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, बिखर जाएगी। यानी सदस्य देशों में दरार या टूट की कगार पर अगर नाटो है तो इसके पीछे भी अमेरिका को ईरान की ओर से मिली चुनौती ही है। अब आखिर में फिर से सीधे ईरान की बात। मिडिल ईस्ट से संकट का धुआं अभी छटा नहीं है, लेकिन मिसाइलों के फायरिंग के बीच ही अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की फाइलों को क्लोज करने की जल्दी में है। जैसे जैसे अमेरिकी सैनिक पीछे हटेंगे, दुनिया एक डरावने सवाल से जूझने लगेगी। क्या यह शांति की शुरुआत है या एक और भीषण तूफान से पहले की खामोशी है? क्या अमेरिका का अधूरा मिशन ईरान के एक नए रीजनल पावर का अवतार बनाएगा? रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका की वापसी के बाद ईरान और भी ज्यादा आक्रामक होकर उभरेगा। जिस परमाणु कार्यक्रम को दबाने के लिए जंग शुरू हुई थी, अब ईरान उसे आत्मरक्षा के नाम पर और तेज कर सकता है। और इतना ही नहीं, लेबनान से लेकर यमन तक फैले ईरान के प्रॉक्सी अब खुद को अजेय समझने लगेंगे। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर सुपर पावर आपको नहीं रोक पाया तो फिर कौन रोकेगा? ये एक तरह से अहंकार भी हो जाएगा इन देशों को। क्या इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे विजेता के रूप में याद रखेगा जिसने बुद्धिमानी से युद्ध को समय पर रोक दिया, या फिर दुनिया उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में देखेगी जो अपनी साख और अपने साथियों को दांव पर लगाकर मैदान छोड़कर भाग गए? वियतनाम और अफगानिस्तान के जख्म अभी भरे नहीं थे कि ईरान की इस कहानी ने अमेरिका के सुपर पावर होने के तमगे पर एक बड़ा सवालिया निशान
लगा दिया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम आने वाले दशकों तक गूंजते रहेंगे। शायद अमेरिका के लिए ये एक महज ऑपरेशन था, लेकिन दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी महाशक्ति के सूरज ढलने की शुरुआत भी हो सकती है।